Swayam Prabha. Digital India. Educated India. सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर शैबाल सत्यार्थी, विधि संकाय, दिल्ली विश्वविद्यालय, अपने पाठ्यक्रम जिसका शीर्षक अपकृत्य विधि और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 है के 13वें अध्याय जिसका शीर्षक मानहानि है को लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। आज हम एक ऐसे अपकृत्य के बारे में चर्चा करेंगे जिसके लिए हम सभी जानते हैं कि आजकल बहुत ज़्यादा चर्चा भी होती है और यह रोज़मर्रा हमारे अखबारों में भी आए दिन ऐसी खबरें छपती रहती हैं। यह अपकृत्य है मानहानि का। हाल के दिनों में आप सभी ने यह जरूर देखा होगा कि आप मानहानि से रिलेटेड जो भी मैटर्स हैं वह कुछ ज़्यादा आ रहे हैं। तो ऐसे में मानहानि को लेकर हमारी विधि क्या है, इसको समझना बहुत ही आवश्यक है। जब भी हम किसी संपत्ति की बात करते हैं तो हम अपनी संपत्ति की रक्षा करने का अधिकार रखते हैं और अपनी संपत्ति को हम किसी भी तरह बचाना चाहते हैं। ठीक उसी तरह जो हमारी ख्याति होती है, जो हमारा रेपुटेशन होता है समाज में, उसको भी बचाना हमारा अधिकार होता है। वस्तुतः संपत्ति की रक्षा करने से ज़्यादा महत्वपूर्ण हमें अपनी ख्याति की रक्षा करना महत्वपूर्ण होता है। और कई बार हम संपत्ति से कॉम्प्रोमाइज़ भी कर लेते हैं लेकिन ख्याति से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर पाते हैं, क्योंकि समाज में जो हमारी एक प्रतिष्ठा है, जो हमारा एक मान है, सम्मान है, उसकी भी रक्षा करना हमारा अधिकार है। और इसको लेकर क्या विधि है उसके बारे में भी समझना बहुत ही आवश्यक है। तो जब भी हम मानहानि की बात करते हैं तो इससे तात्पर्य यह होता है कि जब किसी की प्रतिष्ठा में हनन होता है, जब किसी के मान सम्मान में कमी की जाती है, जब किसी को दुर्भावनापूर्वक समाज में नीचा दिखाने का प्रयास किया जाता है, तो यह तो आम बोलचाल की भाषा में मानहानि का जो एक अर्थ निकाला जाता है वह है। लेकिन विधि में मानहानि को लेकर क्या कानून है और किस तरह के निर्णय दिए गए हैं, इसके बारे में भी समझना बहुत ही आवश्यक है। जब हम मानहानि या डिफेमेशन की बात करते हैं तो यह एक्शनेबल होता है, वाद योग्य होता है, और इसको वाद योग्य करने के लिए किसी भी विशेष क्षति की संभावना को देखते हुए यह देखा जाता है कि कोई भी क्षति जो कारित हुई है उसको सिद्ध करना आवश्यक नहीं है। तो कई बार ऐसा भी होता है कि कोई विशेष क्षति नहीं हुई है, तो क्या उस संदर्भ में मानहानि का वाद लाया जा सकता है या नहीं लाया जा सकता है? तो बहुत सारे मामलों में जो मानहानि होती है वह एक्शनेबल पर से होती है और इसके लिए किसी विशेष क्षति को सिद्ध करना आवश्यक नहीं है। जब भी हम मानहानि की बात करेंगे और अपकृत्य विधि के संदर्भ में बात करेंगे तो कुछ परिभाषाएं जो विधि शास्त्रियों द्वारा दी गई है उसको जानना भी आवश्यक होता है। अब हम यहाँ कुछ परिभाषाओं को देखेंगे और उनके माध्यम से यह समझने का प्रयास करेंगे कि वास्तव में यह मानहानि का अपकृत्य होता क्या है। सबसे पहले अगर हम अंडरहिल के डेफिनेशन को लें तो अंडरहिल के अनुसार मानहानि ख्याति अथवा प्रतिष्ठा को कलंकित करने वाला एक ऐसा मिथ्या कथन है जिसका प्रकाशन किया जाता है और किसी मानहानि शब्दों, संकेतों अथवा दृश्यों द्वारा की जा सकती है। इसका उद्देश्य वादी को समाज के विचारशील व्यक्तियों की दृष्टि में गिराना होता है। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि कई बार जो हमारी प्रतिष्ठा होती है, अगर उसको नीचा करने के लिए अगर किसी ने जानबूझकर कोई प्रकाशन किया है तो ऐसे में यह माना जाएगा कि उसने मानहानि का अपकृत्य किया है। सामंड के अनुसार किसी व्यक्ति के संबंध में बिना किसी विशेष औचित्य के असत्य या मानहानिकारक कथनों का प्रकाशन मानहानिजक अपकृत्य है। तो सामंड यह कहते हैं कि जब आप कोई प्रकाशन करते हैं और उस प्रकाशन में बिना किसी औचित्य के,
किसी असत्य बात का प्रकाशन करते हैं या किसी मानहानिकारक कथन का आप प्रयोग करते हैं, तो ऐसे में माना जाएगा कि आपने मानहानि का अपकृत्य किया है। जो तीसरा डेफिनेशन है वह विनफील्ड द्वारा दिया गया डेफिनेशन है। यहां विनफील्ड कहते हैं कि मानहानि किसी व्यक्ति के संबंध में प्रकाशित ऐसे कथन हैं जिससे समाज की दृष्टि में उस व्यक्ति की प्रतिष्ठा गिर जाती है और लोग उससे घृणा करने लगते हैं। तो कई बार ऐसे कथन इस लेवल के होते हैं कि समाज में उस व्यक्ति के लिए लोगों के मन में एक घृणा तक और घृणा का भाव तक उत्पन्न हो जाता है। तो ऐसे जो कथन होते हैं जो प्रकाशन में आते हैं, तो निश्चित रूप से यह दोषपूर्ण कार्य माने जाते हैं और अपकृत्य की श्रेणी में आते हैं। तो जब भी इस तरह के परिभाषाओं का हम विश्लेषण करते हैं तो हम यह पाते हैं कि मूलतः किसी व्यक्ति की जो प्रतिष्ठा होती है उसकी समाज में, जो मान सम्मान होता है समाज में, अगर उसमें गिरावट के लिए और उसको नीचा करने के लिए किसी ऐसे असत्य कथन का प्रकाशन किया जाता है या किसी ऐसी मान हानिकारक बात का प्रकाशन किया जाता है उस व्यक्ति के बारे में, तो उसे हम मानहानि का अपकृत्य कहते हैं। आपराधिक विधि में भी मानहानि को परिभाषित किया गया है और भारत में जो हमारा इंडियन पेनल कोड है उसकी धारा 499 भी मानहानि को परिभाषित करती है। लेकिन चूंकि वह आपराधिक विधि का विषय है, इसलिए उसकी जो परिभाषा है वह अपकृत्य की परिभाषा से थोड़ी भिन्न है और वहां पर बहुत सारे स्पष्टीकरण भी दिए गए हैं और बहुत सारे अपवाद भी दिए गए हैं। अब हम अपकृत्य विधि के अंदर जो मानहानि का कानून है उसको लेकर हम चर्चा करेंगे। जब भी हम मानहानि की बात करते हैं तो दो तरह की बातें सामने आती हैं। एक तो अपलेख होता है और दूसरा अपवचन होता है। पहले को हम लिबेल बोलते हैं और दूसरे को हम स्लैंडर बोलते हैं। तो अपलेख और अपवचन यह दो तरीके हैं जिसकी वजह से किसी व्यक्ति का अपमान किया जा सकता है और किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा धूमिल की जा सकती है और मान हानि का अपकृत्य बनता है। तो क्या यह दोनों जो तरीके हैं अलग हैं या इनमें कोई समानता भी है, क्या असमानताएं हैं, इसको भी देखना बहुत ही आवश्यक होता है। जब भी हम लिबेल की बात करते हैं तो यह लिखित रूप में होता है। जब हम किसी लेख को प्रकाशित करते हैं और यह लिखित रूप में होता है तो ऐसे कथनों को हम लिबेल की श्रेणी में रखते हैं, इनको हम अपलेख बोलते हैं। अब यहाँ पर बहुत बार कुछ संकेतों के माध्यम से किया जा सकता है, कई बार चित्रों के माध्यम से किया जा सकता है। तो चित्र, संकेत या कुछ अन्य तरीके भी हो सकते हैं जिनका प्रकाशन किया गया है, तो वो भी अपलेख की श्रेणी में आते हैं। तो जो छाया चित्र कई बार सिनेमा में दिखाए जाते हैं और कई बार जो चलचित्र होते हैं और फिल्मों, कार्टूनों और व्यंग इत्यादि होते हैं, उनको भी हम अपलेख की श्रेणी में रखते हैं। और इस तरह के जो अपलेख होते हैं, जो मानहानिकारक जो तथ्य होते हैं, वह स्थायी रूप से होते हैं। चूंकि यह स्थायी रूप से होते हैं इसलिए यह वाद्य योग्य होते हैं और इनके लिए किसी विशेष क्षति का सिद्ध होना आवश्यक नहीं है। जब भी हम किसी लिबेल की बात करते हैं, अपलेख की बात करते हैं, तो एक बात यहाँ पर ध्यान देने योग्य है कि कई बार जो चलचित्र होते हैं, जो सिनेमा होती है, उसमें चित्रण किया हुआ रहता है और साथ में कुछ अभिभाषण भी होता है, जो डायलॉग्स होते हैं। तो क्या जो डायलॉग्स होते हैं वह इस श्रेणी में आते हैं या नहीं है, क्या उनको लिबेल माना जाएगा या नहीं माना जाएगा? तो इस संदर्भ में जो इंग्लिश विधि का कानून है उसमें एक डिफेमेशन है, एक्ट है 1952 का। उसके अनुसार जो बेतार का तार, इस तरह के माध्यम से जब कोई प्रसारण किया जाता है, शब्दों का प्रसारण किया जाता है, तो उसको भी स्थायी प्रकाशन माना जाता है। तो यह जब स्थायी प्रकाशन माना जाएगा तो यह भी वाद्य योग्य हो जाता है और इसमें भी किसी विशेष क्षति की सिद्धि की आवश्यकता नहीं होती है। इस संदर्भ में एक बात और समझने योग्य है कि जो अभिभाषण उस चलचित्र में, उस सिनेमा में जो सामयिक किया गया है, जो सिंक्रोनाइज्ड है, क्या वह सिंक्रोनाइज्ड अभिभाषण भी स्थायी स्वरूप में होता है या उसको स्थायी प्रकाशन माना जाएगा किसी अपलेख के संदर्भ में? तो यहां पर हम देखते हैं कि
इस एक्ट में यह कहा गया है कि हाँ, अगर वो सामयिक है, जो अभिभाषण सामयिक है उस सिनेमा में चलचित्र के साथ, तो उसको भी माना जाएगा कि यह एक स्थायी प्रकाशन है। इस संदर्भ में एक वाद भी है और यह वाद बहुत ही पॉपुलर था, यूसुपोक बनाम एमजीएम पिक्चर्स प्राइवेट लिमिटेड। इसमें जो एक मेट्रो गोल्डविन मेयर पिक्चर्स प्राइवेट लिमिटेड है, ये प्रोड्यूसर है, विदेशों में सिनेमा बनाते हैं, और इन लोगों ने अपनी एक फिल्म में जो राजकुमारी नताशा है उसको एक ऐसे व्यक्ति के साथ चित्रित किया जो दुष्ट प्रवृत्ति का था और उस व्यक्ति का समाज में एक अच्छा इमेज नहीं था, और उसका नाम रॉस्पुटिन था। तो उस रॉस्पुटिन के साथ किसी आपत्तिजनक अवस्था में इस राजकुमारी नाम के कैरेक्टर, राजकुमारी नताशा नाम के कैरेक्टर का चित्रण किया गया, जो बहुत ही आपत्तिजनक था। उसमें बलात् संघ के रूप में, जो रेप का ऑफेंस होता है, जिसको महिलाओं के विरुद्ध एक अपराध है कि रेप का ऑफेंस किया जाता है कई लोगों द्वारा, जिसके लिए उन्हें सजा भी मिलती है, और समाज में इसको अच्छा नहीं माना जाता है, यह बहुत ही घृणित कार्य होता है। तो इस सिनेमा में इस प्रतिवादी प्रोड्यूसर ने, फिल्म के प्रोड्यूसर ने ऐसा चित्रण किया कि राजकुमारी नताशा नाम के कैरेक्टर का जो बलात् संघ का दृश्य है वह इस दुष्ट प्रवृत्ति के व्यक्ति के साथ है जिसका नाम रॉस्पुटिन था। इसके विषय में एक वाद लाया गया। जब यह वाद आया यूसुपोक के नाम से, जो तब इसमें न्यायालय ने यह देखा कि क्या इसमें जो अपलेख है और जो चित्रण किया गया है वह मानहानि की कैटेगरी में आता है या नहीं आता है। क्या इसको मानहानि मानकर प्रतिकर के लिए प्रतिवादी को उत्तरदायी ठहराया जा सकता है या नहीं ठहराया जा सकता है। तो इसमें ऐसा देखा गया, जो इसमें न्यायाधीश थे उन्होंने इसके बारे में बहुत ही अच्छा एक निर्णय दिया, और उन्होंने यह कहा कि जो अंश यदि मानहानिकारक हैं तो अपमान लेख के रूप में कार्रवाई के लिए समुचित विषय वस्तु हैं। मैं उस संभाषण को भी जिसमें चित्रमय प्रस्तुति के साथ समसामयिकी किया गया है उसी मिश्रण का एक अंश मानता हूं। यह न्यायाधीश का ऑब्जर्वेशन है, जिसे एक अनुसांगिक परिस्थिति के रूप में, सामान्य प्रदर्शन के रूप में प्रस्तुत किया गया है। तो उस वातावरण का एक अंश है जिसको वह स्पष्ट करता है कि जिसे देखा जा सकता है और यह मानहानिकारक है, तो स्वाभाविक रूप से इसमें जिम्मेदारी तय की जाएगी और प्रतिकर के लिए उत्तरदायित्व फिक्स किया जाएगा। जब भी हम किसी अपलेख की बात करते हैं तो 3 बातों का साबित किया जाना बहुत ही आवश्यक होता है, और ये 3 बातें क्या होती है जिनको साबित करना आवश्यक होता है। यहां यह देखा जाता है कि प्रतिवादी द्वारा प्रकाशित कथन असत्य था। प्रतिवादी ने जो कथन प्रकाशित किया वह असत्य था, सत्य से परे था। दूसरा यह देखा जाता है कि जो ऐसा कथन प्रतिवादी द्वारा किया गया है वह स्थायी था। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि स्थायी प्रकाशन का होना इसको वाद्य योग्य बनाता है, तो स्थायी था। और तीसरा कि वह अपमानजनक था। जब यह तीनों शर्तें पूरी हो जाती हैं तब यह माना जाता है कि यह अपलेख जो है यह मानहानिकारक है, और इसके लिए वाद लाया जा सकता है और प्रतिकर की मांग की जा सकती है। जब हम यहां अपवचन की बात करते हैं, स्लेंडर की बात करते हैं, तो स्लेंडर ऐसा होता है कि जो हम बोलते हैं, इसका जो संदर्भ है वह हमारे मुंह से होता है, कि जो वाणी से होता है, जो हम बोलते हैं, जो अपमान हम बोल कर करते हैं। तो पहला हमने देखा कि लिखकर किया जाने वाला अपमान, जो स्थायी प्रकाशन के द्वारा अपमान। यहां जो अपमान हो रहा है वह बोलकर किया जाता है, और इस बोलकर किए गए अपमान को हम स्लेंडर कहते हैं, कि हमने बोला और आपने सुना। कई बार जो ऐसे कथन होते हैं वह बड़े ही अस्थायी होते हैं, यह स्थायी नहीं होते हैं कि मैंने कहा और लोगों ने सुना, बात खत्म। ये ट्रांजिएंट फॉर्म में होते हैं, ये फिक्स्ड फॉर्म में नहीं होते हैं। तो स्लैंडर जो ट्रांजिएंट फॉर्म में होते हैं, फिक्स्ड फॉर्म में नहीं होते हैं, तो क्या यह वाद्य योग्य होते हैं? अब इस पर हमारे यहाँ के कानून में और इंग्लिश विधि में अंतर है। इंग्लिश विधि कुछ और कहती है और हमारा जो अपकृत्य विधि है वह कुछ और कहता है। इसके बारे में भी हम
समझने का प्रयास करेंगे। और इंग्लिश विधि के अनुसार जो ऐसे अपवचन होते हैं, जो स्लैंडर होते हैं, वह स्वतः वाद योग्य नहीं होते हैं, स्वतः अनुयोज्य नहीं होते हैं, एक्शनेबल पर से नहीं होते हैं। तो इनके संदर्भ में इंग्लिश विधि विशेष रूप से क्या प्रावधान करती है? तो इंग्लिश विधि के अनुसार जो स्लैंडर होते हैं, इनमें विशेष हानि का सिद्ध होना आवश्यक है। विशेष हानि के सिद्ध हुए बिना स्लैंडर के लिए आप वाद नहीं ला सकते हैं। और इंग्लिश विधि में ऐसा इसलिए रखा गया है क्योंकि इंग्लिश विधि में जो आपराधिक विधि है, वहां तो स्लैंडर को स्थान ही नहीं दिया गया है, वहां तो सिर्फ अपलेख को स्थान दिया गया है। स्लैंडर के लिए केवल अपकृत्य का वाद लाया जा सकता है, और चूंकि स्लैंडर के लिए सिर्फ अपकृत्य का वाद लाया जा सकता है और इसकी जो प्रकृति है वह अस्थायी है, तो इसकी प्रकृति की वजह से ऐसा इंग्लिश विधि में कहा गया है कि इसके लिए सिद्धि, जो भी हानि हुई है, जो भी क्षति हुई है, उसको सिद्ध होना आवश्यक है। बस किन्हीं विशेष परिस्थितियों में ही, कुछ अपवादों के अंतर्गत ही बिना किसी हानि के सिद्ध हुए वाद को लाया जा सकता है किसी अपवचन के लिए। अब हम देखेंगे कि इंग्लिश विधि के अंतर्गत जो अपमान लेख और अपमान वचन है, इनके बीच का अंतर किन कारणों से है। तो ऐसे दो कारण मिलते हैं जो तात्विक हैं, और ऐसे कारण हैं, जो पहला कारण है कि दंड विधि के अंतर्गत केवल अपमान लेख को ही अपराध के रूप में मान्य किया गया है, अपमान वचन अपराध नहीं है। दूसरा यह रखा गया है कि अपकृत्य विधि के अंतर्गत कुछ अपवादित मामलों को छोड़कर विशेष क्षति सिद्धि होने पर ही अपमान वचन कार्रवाई योग्य बनता है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, अपमान लेख हमेशा अपने आप में कार्रवाई योग्य होता है और इसके लिए किसी भी तरह की क्षति का सिद्ध होना आवश्यक नहीं है, यह एक्शनेबल पर से होता है। अब हम उन अपवादों के बारे में भी चर्चा करें जो इंग्लिश विधि में कहा गया है कि अपवचन के लिए दोष जो भी हानि हुई है, क्षति हुई है, उसका सिद्ध होना आवश्यक नहीं है। वो अपवाद कौन से हैं जहां वह आवश्यक नहीं है और वहां वाद लाया जा सकता है, वह एक्शनेबल पर से बन जाती हैं। तो ऐसे कुछ अपवाद चिन्हित किए गए हैं। पहला अपवाद है कि वादी पर दांडिक अपराध का आरोप लगाना। जब आप किसी पर ऐसा आरोप लगाते हैं कि आपने इस तरह का अपराध किया है और वह असत्य है, तो जब आप किसी दांडिक अपराध का आरोप लगाते हैं वादी के ऊपर, तो ऐसा माना जाएगा कि आपने मानहानि की है और बिना हानि सिद्ध हुए यह एक्शनेबल पर से हो जाता है। जैसे अगर उदाहरण के लिए मैं बताऊं, अगर आप किसी व्यक्ति को, पुरुष को यह कहते हैं कि तुमने इस महिला का बलात्कार किया है, तो बलात्कार एक दंडात्मक अपराध है। तो जब आपने ऐसा कहा कि तुमने इस महिला का बलात्कार किया है, तो यह आरोप किसी दंडात्मक अपराध के लिए है और यह मिथ्या आरोप है, असत्य है। तो जब यह असत्य आरोप है तो इससे उस व्यक्ति को भले ही क्षति नहीं हो रही हो, दिख नहीं रहा हो कि कोई क्षति हुई है, विशेष क्षति हुई है, फिर भी समाज में उसकी प्रतिष्ठा को ध्यान में रखते हुए यह माना जाएगा कि आपने मानहानि कारित की है। दूसरा जो इसमें अपवाद है कि वादी पर किसी छूत अथवा संक्रामक रोग होने का आरोप लगाना। तो जब आप किसी व्यक्ति को ऐसा कहते हैं कि आप किसी ऐसे रोग से पीड़ित हैं जो संक्रामक है, यह छूत का रोग है, तो स्वाभाविक रूप से जो आपके आसपास के लोग होंगे उनके मन में एक भय उत्पन्न होगा और वह आपसे एक दूरी बनाएंगे। जैसे आज के समय में हमने देखा कि जो ये महामारी आई कोरोना की, और उस कोरोना की महामारी में अगर किसी को जैसे ही यह पता चल जाता था कि यह कोविड पॉजिटिव है, तो आप सभी ने देखा होगा कि किस तरह की दूरी उससे बनाई जाती थी। और अगर किसी सार्वजनिक स्थान पर कोई यह कह दे या प्रकाशन में कोई यह कह दे कि यह व्यक्ति कोरोना से पीड़ित है, तो स्वाभाविक तौर पर समाज के लोग उससे एक दूरी बनाएंगे, एक विशेष दूरी बनाएंगे, जो उस व्यक्ति के लिए अच्छा नहीं माना जाएगा। और यहां पर यह माना जाएगा कि यह अपकृत्य की श्रेणी में आता है और यह मानहानि का अपकृत्य है और इसके लिए किसी विशेष क्षति का सिद्ध होना आवश्यक नहीं है। तीसरा अपवाद यहां यह है कि किसी व्यक्ति पर यह आरोप लगाना कि वह जिस पद को धारण करता है या जिस वृत्ति में है, जो व्यवसाय कर रहा है, जिस तरह का काम कर रहा है, कार्य कर रहा है, उसमें वह योग्य नहीं है,
अक्षम है। आप किसी को यह कहें कि तुम एक बहुत ही बेकार वकील हो, तो वह अपने एक प्रोफेशन में है, एक व्यवसाय में है, और उस व्यवसाय में होने के साथ साथ उसकी समाज में एक प्रतिष्ठा भी है। अब आप ऐसा कहें कि आप इसके लिए योग्य ही नहीं हैं और आप अक्षम हैं इस कार्य को करने के लिए, तो ऐसा माना जाएगा कि यहां कोई विशेष क्षति को सिद्ध होना आवश्यक नहीं है। यह अपवचन भी वाद योग्य होता है। चौथा जो अपवादिक मामला है वह यह है कि किसी महिला अथवा बालिका पर अस्तित्व अथवा जार कर्म का आरोप लगाना भी अपने आप में कार्रवाई योग्य है, और इसे स्लेंडर ऑफ वुमेन एक्ट जो था 1891 का, उसके द्वारा जोड़ा गया था। तो इस परिस्थिति में भी जब आप किसी महिला को इस तरह के आरोप से आप जोड़ते हैं तो यह माना जाएगा कि यह जो अपवचन है इसमें किसी विशेष क्षति का सिद्ध होना आवश्यक नहीं है, इसके लिए वाद लाया जा सकता है। अब हम यह देखने का प्रयास करेंगे कि जो अपलेख है और अपवचन है इनमें अंतर क्या होते हैं, क्योंकि दोनों में अंतर समझना बहुत ही आवश्यक है। तो जब हम दोनों के बारे में यह देख चुके हैं कि अपलेख क्या होता है, अपवचन क्या होता है, तब हम इस निष्कर्ष पर अवश्य पहुंचते हैं कि अब हम इनमें अंतर स्पष्ट कर सकते हैं। तो कुछ ऐसे अंतर हैं जिसको देखना आवश्यक है। सबसे पहला अंतर यह है कि जो भी अपलेख होता है वह लिखित रूप में होता है और उसका जो संबंध होता है वह नेत्र से होता है, आंखों से होता है, कि आप उसको देखते हैं, पढ़ते हैं, या कोई सिनेमा है उसे आप देख रहे हैं, कोई लेख है प्रकाशन में आप उसे पढ़ रहे हैं, तो इसका संबंध जो है वह पढ़ने से या देखने से है। जबकि अपवचन जो है यह बोले गए शब्द हैं, तो चूंकि यह बोले गए शब्द हैं तो यहां यह माना जाता है कि इनका संबंध जो है वह कानों से है और वाणी से है, कि किसी ने कहा और किसी ने सुना। दूसरा जो अंतर होता है अपलेख और अपवचन में वह यह होता है कि अपलेख स्थायी प्रकृति का मान हानिकारक कथन होता है, जबकि अपवचन अस्थायी प्रकृति का होता है। जैसा मैंने पहले भी बताया आपको कि जो अपवचन होता है वह ट्रांजिएंट फॉर्म में होता है, फिक्स्ड फॉर्म में नहीं है। जैसे ही अगर उसको रिकॉर्ड कर लिया गया किसी डिवाइस के द्वारा, आप अगर उसको फिक्स कर देते हैं, जिसको हम फिक्सेशन बोलते हैं, किसी ने कुछ कहा और उसको फिक्स कर लिया गया, रिकॉर्ड कर लिया गया, तो यह माना जाएगा कि वह स्थायी रूप में आ गया, वह ट्रांजिएंट फॉर्म से स्थायी रूप में फिक्स फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। लेकिन साधारणतया जो सिलेंडर होते हैं, जो बोलकर अपमान किए गए शब्द होते हैं, तो यह अस्थायी स्वरूप के होते हैं। तीसरा जो अंतर यह देखने में आता है कि जो अपलेख होते हैं वह अपकृत्य और अपराध दोनों की श्रेणी में आते हैं, लेकिन जो अपवचन होता है वह अपकृत्य की श्रेणी में आता है। हालांकि भारत में इसकी व्यवस्था अलग है, इंग्लिश विधि में यह सिर्फ अपकृत्य की श्रेणी में आता है। भारत में ऐसा कोई अंतर नहीं किया गया है आपराधिक विधि में, और हमारी जो आपराधिक विधि है जो 499 में आईपीसी में दी हुई है, वहां पर अपलेख और अपवचन दोनों को एक साथ रखा गया है, तो वहां कोई अंतर नहीं है। हमारे यहाँ आपराधिक विधि में भी दोनों आते हैं, लेकिन इंग्लिश विधि में सिर्फ अपलेख आते हैं। अगला अंतर यह है कि अपलेख में मानहानि जानबूझकर विद्वेष भाव से की जाती है, क्योंकि आप जब किसी सिनेमा को बना रहे हैं, आप जब किसी लेख को लिख रहे हैं और उसमें आप मानहानि शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, तो यह माना जाएगा कि यह विद्वेषपूर्ण किया गया कार्य है, ऐसा प्रिजम्पशन लिया जाता है। हाँ, यह अलग बात है कि आप उसको रिबट करना चाहें कोर्ट के सामने तो आप कर सकते हैं, रिबटल का ऑप्शन रहेगा आपके साथ। लेकिन जब हम अपवचन की बात करते हैं तो जैसा मैंने आपको बताया कि अपवचन अस्थायी प्रकृति के होते हैं, यह बोलने और सुनने की बात होती है। तो यहां पर यह देखा गया है कि कई बार ऐसा होता है कि भावावेश में, क्रोध में, गुस्से में आप किन्हीं शब्दों का प्रयोग कर देते हैं जो मान हानिकारक होते हैं। तो यहां आशय नहीं है, दुराशय नहीं है, विद्वेष नहीं है। कई बार क्रोध में, गुस्से में आपने किसी को कोई ऐसा शब्द बोल दिया जो मान हानिकारक है। तो यह एक महत्वपूर्ण अंतर इन दोनों के बीच में है। जो अंतिम अंतर है वह है कि अपलेख जो होता है वह स्वतः अनुयोज्य होता है, एक्शनेबल पर से है, जबकि जो स्लेंडर होता है, जो अपवचन होता है, वह स्वतः अनुयोज्य नहीं होता है।
और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि इंग्लिश विधि में किन्हीं खास परिस्थितियों में यह स्वतः अनुयोज्य हो जाता है। अपवाद हैं, लेकिन साधारणतया यह स्वतः अनुयोज्य नहीं होता है। अब हम यह देखने का प्रयास करेंगे कि मानहानि के क्या आवश्यक तत्व होते हैं, क्योंकि इन आवश्यक तत्वों को भी समझना आवश्यक है। तो सबसे पहला जो आवश्यक तत्व होता है कि कथनों का अपमानजनक होना, मान हानिकारक होना। जो भी कथन दिए गए हैं प्रतिवादी द्वारा, क्या वह कथन मान हानिकारक हैं, अपमानजनक हैं? अगर वह कथन मान हानिकारक हैं तभी कोई वाद संस्थित किया जा पाएगा, अन्यथा बहुत मुश्किल कार्य होगा वाद संस्थित करने में। तो मान हानिकारक कथन होते क्या है? क्या ऐसा किया जाता है कि माना जाएगा कि यह मान हानिकारक है, यह अपमानजनक है? तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जिनमें आप ऐसे कथनों का प्रयोग करते हैं, ऐसी बातों को करते हैं जो माना जाता है कि यह अपमानजनक है, मान हानिकारक है। तो ऐसे कुछ अपमानजनक परिस्थितियां हैं जिनके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं। जो सबसे पहली परिस्थिति है यह है कि कोई ऐसा कथन किया गया है जिसकी वजह से वादी के प्रति लोगों के मन में घृणा या कोई प्रतिकूल धारणा उत्पन्न होती है। प्रतिवादी ने कोई ऐसा कथन किया था जिसकी वजह से जो भी समाज के लोग हैं, जो भी उस व्यक्ति से संबंधित लोग हैं, उनके मन में एक घृणा का भाव उत्पन्न होता है उस वादी के प्रति, या कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है उनके संबंधों में और कोई प्रतिकूल धारणा उत्पन्न होती है। जो दूसरी परिस्थिति है वह यह है कि जिनसे लोग वादी का उपहास करने लगे और उसकी प्रतिष्ठा गिर जाए। तो कई बार कोई ऐसा कथन सामने आता है जिसको प्रतिवादी द्वारा किया गया है, उसकी वजह से लोग उस व्यक्ति का मजाक उड़ाने लगते हैं, उसका उपहास करते हैं। तो कई बार ऐसी परिस्थितियां आपके लिए बहुत ही अपमानजनक होती है कि बार बार कोई उस कथन को कहे जो प्रतिवादी द्वारा कहा गया था। तो उपहास उड़ाए जाना समाज में यह कोई अच्छी बात होती नहीं है। तो वादी अवश्य यह महसूस करेगा कि उसका अपमान हुआ है और जो कथन प्रतिवादी द्वारा किया गया था वह मान हानिकारक है और इसके लिए उसे एक वाद लाना चाहिए। तीसरी जो परिस्थिति है वह यह है कि उस व्यक्ति के चरित्र या साख पर आक्रमण करता हो। जो कथन है प्रतिवादी का वह वादी के चरित्र पर ही आक्रमण करता हो। मान लीजिए समाज में हमारी एक साख है, हमारा एक चरित्र है, लोग जानते हैं कि मैं अच्छे चरित्र का व्यक्ति हूं। अगर कोई ऐसा कथन किया गया है प्रतिवादी द्वारा जिससे समाज के लोगों को यह लगे कि मैं एक बुरे चरित्र का व्यक्ति हूं, तो यह निश्चित रूप से मान हानिकारक है, अपमानजनक है और इसके लिए वाद लाया जा सकता है। अगली परिस्थिति यह है कि जो व्यक्ति व्यापार, व्यवसाय या वृत्ति में है और उसके व्यापार, व्यवसाय या वृत्ति पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा हो। मैं अगर कोई बिजनेस कर रहा हूं, किसी व्यवसाय में हूं, आप सभी जानते हैं कि किसी भी काम को ईमानदारी से करना, ऐसा बचपन से सिखाया जाता है और ऐसी अपेक्षा भी रहती है समाज की कि आप जो कार्य कर रहे हैं ईमानदारी से कर रहे हैं। अगर ऐसा लोगों को बताया जाए कि मैं अपना काम बेईमानी के साथ कर रहा हूं, चाहे वह मेरा व्यवसाय हो, कोई वृत्ति हो या कोई प्रोफेशन हो, कुछ भी हो, तो अवश्य रूप से यह ऐसी परिस्थिति है जो मेरे लिए अपमानजनक होगी। तो इसके लिए वाद लाया जा सकेगा, यह अपमानजनक है। जो अगली परिस्थिति है वह यह है कि यह ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दे जिसमें लोग आपसे भयभीत होने लगे, लोग आपसे डरें। तो इस परिस्थिति में भी यह माना जाएगा कि यह अपमानजनक है। अब यहां पर अगर मैं आपको उदाहरण स्वरूप बताऊं तो अगर आप लोगों ने एक फिल्म देखी, बहुत ही प्रसिद्ध फिल्म थी शोले, उसमें बार बार यह डायलॉग दोहराया गया था जिसमें बोला गया था कि जब भी कोई बच्चा रोता है तो मां बोलती है कि गब्बर आ जाएगा। तो गब्बर का चित्रण ऐसा किया गया समाज में कि जिससे लोगों को डर लगे। हाँ, यह अलग बात है कि इस फिल्म में जो गब्बर का चरित्र है वह खराब है और यह सत्य है, लेकिन कई बार किसी असत्य बात को भी इस तरह से कहा जाए कि बार बार लोगों को ऐसा डर उत्पन्न किया जाए उनके मन में कि लोग उससे घृणा ही करने लगे और लोग उसको देखना भी पसंद न करें। तो यह माना जाएगा कि यह
अपमानजनक है। तो ये सारी परिस्थितियां हैं जिनमें हम ये मानते हैं कि जो भी कथन है वह अपमानजनक है या नहीं है। अगर वो इनकी श्रेणी में आते हैं तो निश्चित रूप से वाद लाया जा सकता है। अब यहाँ एक निर्णय जिसके बारे में मैं आपसे चर्चा करूंगा, और इसमें ऐसा ये हुआ था, डीपी चौधरी वर्सेस मंजुला का ये मामला था। इसमें ऐसा ये हुआ था कि एक 17 वर्ष की लड़की थी जो बीए की छात्रा थी, उसके बारे में एक प्रकाशन किया गया अखबार में। और प्रकाशन ये था कि यह जो लड़की है वह रात्रि में 11 बजे घर से यह बताकर निकली है कि मैं कॉलेज जा रही हूं, और कॉलेज ना जाकर वह लड़की किसी कमलेश नाम के व्यक्ति के साथ भाग गई है। तो इस तरह का जो कथन प्रकाशित हुआ अखबार में, और बाद में यह पाया गया कि यह जो प्रकाशन था वह असत्य था, इसमें कोई सच्चाई नहीं थी। वह लड़की किसी कमलेश नाम के लड़के के साथ नहीं भागी थी। तो क्या यह अपमानजनक लेख था? क्या प्रकाशक इसके लिए जिम्मेदार थे? तो जब यह मामला न्यायालय में गया तो यहां पर यह पाया गया कि निश्चित रूप से यह जो समाचार था जो अखबार में छपा था वह असत्य था और उपेक्षापूर्ण था। इसको गैर जिम्मेदारी के साथ छापा गया था। तो जब यह गैर जिम्मेदारी के साथ छापा गया था तो इसके लिए क्या वह लड़की प्रतिकर मांग सकती थी? हां, इसमें कहा गया कि वह प्रतिकर की हकदार थी, और इसमें उसको प्रतिकर दिया भी गया था। इसमें उसको 10,000 रुपए का प्रतिकर दिया गया था। हां, यहां एक बात और थी कि जब यह असत्य खबर अखबार में छपी तो निश्चित रूप से उस लड़की की जो सहेलियां थी, समाज में जो लोग थे, और वह एक प्रतिष्ठित परिवार से संबंध रखती थी। तो जब वह प्रतिष्ठित परिवार से संबंध रखती थी और समाज में उस परिवार की कोई प्रतिष्ठा थी, और उसमें इस तरह की अगर खबर छप जाए तो निश्चित रूप से यह माना जाएगा कि यह अपमानजनक है। और एक बात यहां और विशेष थी कि चूंकि वह लड़की कुंवारी थी तो उसके शादी के जो संभावनाएं थी, उन संभावनाओं पर भी इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। क्योंकि अगर इस तरह की खबर समाज में जाएगी तो उस लड़की से कई बार ऐसा हो सकता है कि कोई विवाह ना करना चाहे, तो उसकी जो विवाह की संभावनाएं थी वह कहीं ना कहीं उन पर प्रतिकूल असर डाल रही थी, जो यह कथन था। तो इसी वजह से न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि हां, इस तरह के मामलों में प्रतिकर दिया जा सकता है, और उसको 10,000 का साधारण नुकसानी के रूप में प्रतिकर प्रदान किया गया। अब एक और प्रश्न आता है कि जब हम इस अपमान की बात करते हैं, जो अपमानजनक कथन है, क्या यह अपमान पूरे संपूर्ण समाज में होनी चाहिए, या कुछ सीमित लोगों के ही बीच में अगर हो गई है तो वह पर्याप्त है? तो इसको समझने के लिए मैं एक निर्णय के साथ आपको इस बात को समझाना चाहूंगा, जिसमें कोर्ट ने यह कहा था कि ऐसा आवश्यक नहीं है कि यह अपमान पूरे समाज में लोगों द्वारा मानी जाए कि यह अपमानजनक कथन हुआ है और आप अपमानित हुए हो। यह कोई आवश्यकता नहीं है। यह पर्याप्त है कि उस समाज के कुछ लोग, भले ही वह कम संख्या में हो, तो सर्व समाज के बीच में अपमान होना और सबको यह मानना कि हां यह अपमान है, यह आवश्यक नहीं होता है। जब कुछ लोग, जो संख्या में कम ही क्यों ना हो, अगर उनके बीच में भी अगर यह अपमान हो रहा है तो उसके लिए वाद लाया जा सकता है। और यह वाद जो था, यह एक प्रसिद्ध व्यक्ति से संबंधित वाद था। यह असम के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, प्रफुल्ल कुमार महंतो। तो SNM आब्दी बनाम प्रफुल्ल कुमार महंतो। इस वाद में ऐसा हुआ था कि जब यह मुख्यमंत्री पद से हटे थे, तो मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद एक खबर छपी अखबार में, और उसमें यह कहा गया कि इन्होंने बल का प्रयोग किया था, और वह बल का जो प्रयोग था वह अनुचित था। इस तरह की बात जब अखबार में छपी तो बाद में जब इन्होंने एक वाद लाया, और उस वाद के समय जब यह देखा गया कि वास्तव में तथ्य क्या थे, तो यह पाया गया कि यह जो खबर थी वह असत्य थी। तो चूंकि यह असत्य खबर थी और एक पूर्व मुख्यमंत्री के विषय में खबर थी, तो निश्चित रूप से यह देखा गया कि यह गैर जिम्मेदाराना तरीके से छापी हुई खबर है, और इससे इन व्यक्ति का, जो कि एक सम्मानित व्यक्ति हैं समाज में, जो एक प्रतिष्ठित पद पर रहे हैं, उनका
अपमान हुआ है। अब यह प्रश्न यह था कि वह अपमान कितने लोगों के बीच में हुआ। तो कोर्ट ने यहां पर कहा कि सर्व समाज में अपमान होना आवश्यक नहीं है, भले ही कम लोग, जो यहां कहा गया था कि कथनवादी को समाज के पर्याप्त प्रतिष्ठित वर्ग के आकलन में नीचा दिखाए, चाहे वह वर्ग पूरे समाज की तुलना में कम संख्या में हो। यह आवश्यक नहीं है कि संख्या में बहुत ज्यादा लोग होंगे तभी यह अपमान माना जाएगा। इसी वजह से इस वाद में भी न्यायालय ने निर्णय देते हुए जो वादी थे उनको 5 लाख का प्रतिकर दिलवाया। एक और वाद था जो साउथ इंडिया रेलवे कंपनी बनाम रामकृष्ण का वाद है। इस वाद में ऐसा ये हुआ था कि जो कंपनी है, यह जो प्रतिवादी कंपनी थी, जो रेलवे कंपनी थी, उसके जो गार्ड थे वह लोगों को टिकट चेक करने के लिए बुला रहे थे। इसी क्रम में उन्होंने वादी को भी बुलाया और कई लोगों के बीच में उन्होंने कहा कि मुझे संदेह है कि तुम किसी उचित टिकट के साथ यात्रा कर रहे हो। बाद में उस लड़के ने अपना टिकट दिखाया और वह टिकट सही पाया गया। बाद में उनके इस कथन के लिए, जो रेलवे के कर्मचारी थे, जो गार्ड थे, उनके इस कथन के लिए रेलवे के विरुद्ध एक वाद लाया गया और उस वाद में यह कहा गया कि मेरा अपमान हुआ, जो कथन था कर्मचारी का, क्योंकि कर्मचारी ने सिर्फ इतना कहा था कि मुझे संदेह है कि तुम किसी उचित टिकट के साथ यात्रा कर रहे हो। तो इस मामले में जब न्यायालय के सामने सारे तथ्य रखे गए और जो गवाह प्रस्तुत हुए न्यायालय के समक्ष, उनके कथनों के आधार पर भी यह पाया गया कि जो यह गार्ड ने कहा कि मुझे संदेह है कि तुम किसी उचित टिकट के साथ यात्रा कर रहे हो, यह किसी भी तरह से अपमानजनक नहीं था, क्योंकि इससे कोई यह नहीं समझेगा कि यह कहा गया कि तुम्हारे पास टिकट ही नहीं है, या तुम हमेशा बिना टिकट यात्रा करते हो, या तुम गलत टिकट के साथ यात्रा करने के आदी हो। इस तरह की बात वहां नहीं थी। वहां सिर्फ इतना था कि उसने कहा कि मुझे ऐसा संदेह है। तो स्वाभाविक रूप से कई बार जो इस तरह के कार्यों में होते हैं वह संदेह के आधार पर ही लोगों को चिन्हित करते हैं कि क्या आपके पास वास्तव में एक उचित टिकट है या नहीं, जिसके आधार पर आप इस यात्रा को कर रहे हैं। तो स्वाभाविक रूप से यह किया जाने वाला कार्य था। तो इसके लिए कहीं से भी यह समझना कि यह अपमानजनक था, यह कथन, यह आवश्यक नहीं है। और इसी वजह से कोर्ट ने यह कहा कि जो शब्द ऐसे कहे गए थे वह सद्भावना पर आधारित थे, और सद्भावना पर आधारित कहे गए इन शब्दों को अपमानजनक नहीं माना जा सकता है। और कोर्ट ने प्रतिकर देने से मना कर दिया और कहा कि रेलवे कंपनी उत्तरदायी नहीं है। अब हम इसी संदर्भ में एक और कॉन्सेप्ट है जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इस कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं वक्रोक्ति, अंग्रेजी में इसको इनिंडो बोलते हैं। तो वक्रोक्ति का अर्थ यह होता है कि सामान्यतः हम देखते हैं कि जो प्रथम दृष्टिया जो शब्द होते हैं, जो कथन होते हैं, वह अपमानजनक होते हैं। आपने कोई ऐसा शब्द बोला जो अपमानजनक है, मान हानिकारक है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आपने जो कथन किया वह कथन प्रथम दृष्टिया अपमानजनक नहीं दिखता है। तो ऐसा उसमें क्या होता है जिसको बाद में माना जाता है कि यह अपमानजनक था? तो उसके जो कुछ अंतर्निहित अर्थ होते हैं, जो उसकी सेकेंडरी मीनिंग होती है, जो द्वितीयक अर्थ जिसको हम कहते हैं। तो कई बार द्वितीयक अर्थ और अंतर्निहित अर्थ जो हैं उस कथन को अपमानजनक श्रेणी में ला देते हैं, हालांकि प्रथम दृष्टिया वह अपमानजनक नहीं है। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर मैं बताऊं, अगर मैं किसी से यह कहता हूं कि मेरी घड़ी चोरी हो गई है, और मैं किसी से यह कहता हूं कि तुम एक ईमानदार आदमी हो और मुझे लगता है कि तुमने इस घड़ी की चोरी नहीं की होगी, तो कई बार ऐसा हो सकता है कि आसपास के जो लोग होंगे वह इस कथन का अर्थ यह निकालें कि यह एक बेईमान व्यक्ति है और इसी ने इस घड़ी की चोरी की है। तो इसको हम यहां पर वक्रोक्ति बोलते हैं और यह इनिंडो होता है। एक और उदाहरण अगर मैं दूं यहां आपको, कि मान लीजिए अगर आप किसी महिला को, किसी लड़की को आप यह कहते हैं कि तुम इस बच्चे की मां हो, या तुमने इस बच्चे को जन्म दिया है, या तुमने किसी बच्चे को जन्म दिया है। तो इस तरह की बातें अगर आप किसी ऐसी लड़की से कर रहे हैं जो कुंवारी है,
तो निश्चित रूप से यह अपमानजनक होगा, क्योंकि एक कुंवारी लड़की का किसी बालक को जन्म देना यह समाज में अपमानजनक माना जाता है। तो इसको हम वक्रोक्ति की श्रेणी में रखते हैं, यह एक इनिंडो हुआ। तो क्या इनिंडो के लिए जिम्मेदारी तय की जा सकती है? क्या इनिंडो के लिए प्रतिकर के लिए प्रतिवादी को बाध्य किया जा सकता है? तो इसके बारे में भी हम कुछ वाद के माध्यम से चर्चा करेंगे। इसमें एक और आवश्यक चीज है कि जो द्वितीयक अर्थ होते हैं, जो अंतर्निहित अर्थ होते हैं, उनको सिद्ध करना भी आवश्यक होता है। बिना उनको सिद्ध किए आप प्रतिकर की मांग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि स्वाभाविक रूप से प्रथम दृष्टिया वह अपमानजनक तो है नहीं, उनका कुछ द्वितीयक अर्थ है, उनका कुछ अंतर्निहित अर्थ है। तो जब तक आप उस अंतर्निहित अर्थ को, उस द्वितीयक अर्थ को सिद्ध नहीं करेंगे, तब तक आपको प्रतिकर नहीं मिल सकता है। इसमें अगर हम एक केस की बात करें, एक केस है कैपिटल एंड काउंटीज बैंक बनाम हेंटी एंड सन्स। तो जिसमें ऐसा हुआ था, इसका तथ्य ऐसा था कि जो हेंटी एंड सन्स हैं, इनका किसी प्रतिवादी के जो ब्रांच के मैनेजर थे उनसे एक झगड़ा होता है, और झगड़ा होने के बाद स्वाभाविक है गुस्सा होगा, और उसके बाद से जो हेंटी एंड सन्स के लोग हैं, उस झगड़े के बाद तो उन्होंने सोचा कि अब हम आगे से इस बैंक के साथ कोई समव्यवहार नहीं करेंगे। और इसके लिए उन लोगों ने एक नोटिस निकाला, और उस नोटिस में यह लिखा कि एतद द्वारा यह सूचित किया जाता है कि आज से जो भी चेक जो हमारे पास आएंगे और वो भुगतान के लिए इस प्रतिवादी बैंक के ब्रांच पर देय होंगे, वह हम स्वीकार नहीं करेंगे। तो उन्होंने प्रतिवादी बैंक के ब्रांच पर स्वीकार किए जाने पर देय होने वाले सारे चेकों को स्वीकार करने से मना करने का ऐसा एक नोटिस दिया। वह नोटिस कुछ लोगों के नॉलेज में आया, और नॉलेज में आने के बाद कई सारे लोग बैंक पहुंचने लगे और वहां से धनराशि की निकासी करने लगे। तो बैंक के लोगों ने यह समझा कि जो ये नोटिस है, यह अपमानजनक नोटिस है, यह एक वक्रोक्ति है, और इसके माध्यम से लोगों को यह बताने का प्रयास किया गया है कि हमारा बैंक दिवालिया हो गया है। अब जब लोगों को यह लगेगा कि यह बैंक दिवालिया हो गया है, तो निश्चित रूप से लोग उस बैंक से पैसा निकालना चाहेंगे। तो इसके आधार पर एक वाद संस्थित किया गया। तो जब यह वाद संस्थित किया गया और न्यायालय के समक्ष यह आया कि क्या उस नोटिस में जो शब्द थे और उस नोटिस की वजह से क्या वास्तव में कोई ऐसा अपमान हुआ इस बैंक का जिसकी वजह से लोग पैसा निकालने लगे और यह एक अपकृत्य का मामला बनता है। तो इसमें यह पाया गया कि जो उसकी भाषा थी, जो वो नोटिस थी, जो परिपत्र था, जो उसकी भाषा थी, उसका अगर वास्तविक अर्थ लिया जाए तो वास्तविक अर्थ में जो भी यह प्रकल्पित लांछन था, जो कि दिवालिया होने का लांछन था, वह प्रकल्पित नहीं होता है। तो जो दिवालिया होने का जो ये प्रकल्पित लांछन था, एक एजम्पशन, लोगों ने एक एजम्पशन लिया कि हो सकता है यह बैंक दिवालिया हो गया हो। तो ऐसा कुछ भी प्रकल्पित नहीं हो रहा था उस परिपत्र को देखने से, क्योंकि सामान्यतः अगर आप कह रहे हैं कि हम इस बैंक पर दिए किसी चेक को स्वीकार नहीं करेंगे, तो हर परिस्थिति में यह नहीं समझाया जाएगा कि यह बैंक दिवालिया हो रहा है। कुछ अन्य कारण भी हो सकते हैं। तो जब कुछ अन्य कारण भी हो सकते हैं, तो ऐसा लोग क्यों मानेंगे कि यह बैंक दिवालिया हो रहा है? हाँ, कुछ लोग अगर अलग से यह सोच लेते हैं और वहां पहुंचकर अपने धन की निकासी कर रहे हैं, वो अलग बात है। लेकिन साधारणतया ऐसा कुछ भी प्रकल्पित नहीं हो रहा है इस मामले में कि वह किसी भी मामले में उल्लंघन है उसका और मानहानि हो रही है। अब हम इसी संदर्भ में एक और वाद को देखेंगे जो वक्रोक्ति पर ही है। यह था कैसिडी बनाम डेली मिरर न्यूज़पेपर्स लिमिटेड। इस वाद में ऐसा हुआ था कि एक मिस्टर कैसिडी हैं, जिनको मिस्टर कॉरिगन के भी नाम से जाना जाता था, और उनकी पत्नी जो समाज में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति थी, वह समाज में लोगों को यह बताती थी और लोग जानते थे कि यह मिस्टर कॉरिगन की पत्नी है, मिस्टर कैसिडी की पत्नी है। तो वह मिसेस कैसिडी और मिसेस कॉरिगन के रूप में जानी जाती थी। लोग यह भी जानते थे कि यह उनकी विधि मान्य पत्नी है और उनसे उनका विवाह हुआ है। हालांकि जो मिस्टर कैसिडी हैं, मिस्टर कॉरिगन है, वह उनके साथ नहीं रहते हैं
वह कभी कभी उनके निवास पर आते हैं और दोनों कभी कभी साथ में रहते हैं और वह उनकी पत्नी है, विधि मान्य पत्नी है। एक दिन एक अखबार में यह खबर छपती है कि जो मिस्टर कैसिडी हैं, जो इसमें कैसिडी के बारे में यह खबर छपी थी कि उनकी जो सगाई हुई है, जो घुड़दौड़ का स्वामी मिस्टर एम कोरिगन और कुमारी के, जिनकी सगाई उद्घोषित हुई है। तो एक सगाई की खबर अखबार में छपती है कि ये दो व्यक्ति हैं जिनकी सगाई उद्घोषित हुई है, होने वाली है। अब इससे किस तरह का मैसेज समाज में जा रहा है वह देखने का विषय है कि कोई ऐसी लड़की है जिसके साथ मिस्टर कोरिगन विवाह करने जा रहे हैं और उनकी जो सगाई है वह प्रस्तावित है और इसकी खबर अखबार में छप रही है। तो इसका अर्थ यह निकाला जाएगा लोगों के द्वारा कि क्या जो मिस्टर कोरिगन है, मिस्टर कैसिडी हैं, वह अभी तक अविवाहित थे, वह अविवाहित थे और अब वो सगाई करने जा रहे हैं। तो अगर वह अविवाहित थे और इधर जो मिसेज कैसिडी और मिसेज कोरिगन है, समाज में लोग उनको उनकी पत्नी के रूप में जानते हैं, तो यहां पर लोग यह सोचेंगे कि यह उनकी पत्नी नहीं है, यह उनके साथ किसी अन्य तरह के संबंध में है। तो यह निश्चित रूप से उनके लिए अपमानजनक हो सकता है। और न्यायालय में जब उनकी जो फ्रेंड्स थी, जो सहेलियां थी, उनका भी टेस्टिमनी हुआ और उन लोगों ने भी न्यायालय में बताया कि हाँ, एक बार के लिए उनको यही लगा कि यह उनकी धर्मपत्नी नहीं है और यह उनके साथ किसी अन्य तरह के संबंध में है। तभी जो मिस्टर कोरिगन है वह इस कन्या के साथ सगाई करने जा रहे हैं और इसकी खबर अखबार में छपी है। अब यहां पर देखना यह होगा कि जो यह प्रकाशन हुआ और इसके प्रकाशन के परिणाम स्वरूप जो मिसेस कोरिगन हैं उनके बारे में समाज में एक ऐसा अभिमत धारित किया गया लोगों के द्वारा कि यह एक अच्छे चरित्र की महिला नहीं हो सकती है। तो यहां पर जो न्यायालय है उन्होंने निश्चित रूप से यह देखा कि यह वक्रोक्ति का मामला है और इस वक्रोक्ति के मामले में निश्चित रूप से जो जिम्मेदारी है वह तय की जा सकती है। और कोर्ट ऑफ इसमें जूरी का भी यही अभिमत था और जूरी के बाद कोर्ट ऑफ अपील ने भी यही निष्कर्ष निकाला कि समाज पत्र के माध्यम से जिस वक्रोक्ति को प्रकाशित की गई है, निश्चित रूप से जो प्रतिवादी हैं वह प्रत्यक्ष रूप से दोषी हैं और कोई भी ऐसा बचाव जो अपने आप को वह जैसे इनोसेंट होने का बचाव या किसी खबर को इनोसेंटली छापने का बचाव, इस तरह का जो बचाव ले सकते थे उसके लिए हकदार नहीं है और प्रतिवादी को उत्तरदायी ठहराया गया। तो यहां हमने देखा कि वक्रोक्ति के आधार पर उत्तरदायित्व तय किया गया, जबकि पिछले वाद में हमने देखा था कि वक्रोक्ति के आधार पर उत्तरदायित्व तय नहीं किया गया और वहां माना गया कि इससे किसी भी तरह का अपमान नहीं होता है, जबकि इस कैसिडी वाले केस में माना जाता है कि यहां अपमान हुआ है। अब हम आगे बढ़ते हैं और दूसरा जो मुख्य तत्व होता है इस अपकृत्य का, उसके बारे में समझने का प्रयास करते हैं। कथन वादी के प्रति निर्दिष्ट हो, तो जो भी कथन आपने दिया है वह उस वादी की ओर इंगित करता हो जिसका अपमान हो रहा है। अगर वह कथन किसी अन्य व्यक्ति को इंगित है तो निश्चित रूप से वादी को यह अधिकार नहीं है कि वह वाद लाए और प्रतिकर की मांग करे। तो यह जो तत्व है यह बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व है कि जब भी आप किसी को यह कहते हैं कि तुमने इस तरह का अपकृत्य किया है और आप उसके लिए वाद लाते हैं, तो यह आवश्यक है कि जो भी कथन दिया गया वह कथन आपको दिया गया, आपके संदर्भ में दिया गया, तो यह भी आवश्यक है। यहां पर एक केस है हल्टन एंड कंपनी बनाम जोन्स। इसमें ऐसा यह हुआ था कि जो समाचार पत्र संडे क्रॉनिकल था उसमें एक परिकल्पनात्मक लेख छपता है और उस लेख को उस समाचार पत्र के जो पेरिस के संवाददाता हैं उनके द्वारा लिखा गया था और इस लेख में किसी मोटर उत्सव का वर्णन किया गया था। तो उस मोटर उत्सव के वर्णन में ऐसा यहां बताया गया था कि एक ऐसा व्यक्ति भी वहां आया था जो किसी चर्च का पादरी था और वह अच्छे चरित्र का व्यक्ति नहीं था और
वह जो अच्छे चरित्र का व्यक्ति नहीं था, जो नहीं आया था यहाँ पे, जिसको वार्डन बनाया गया था, उस चर्च का वार्डन बताया गया था, और उसका उस सभा में उपस्थित होना, उस उत्सव में उपस्थित होना, ऐसा अभिकथित किया गया था। अब यह देखा गया कि क्या यह वही जोन्स है जिसके बारे में यहाँ लिखा गया है या नहीं। तो इसके लिए जो यहाँ जो वादी थे, जो वादी एक बैरिस्टर भी थे, समाज में उनकी एक प्रतिष्ठा थी, और आर्टेमस जोन्स उनका नाम था, उन्होंने प्रतिवादियों के विरुद्ध एक वाद संस्थित किया, और उस वाद में उन्होंने यह बताया कि हमारे मित्रों को भी यह विश्वास हो गया था कि यह लेख उन्हीं के बारे में है, तो जबकि वह किसी और जोन्स के बारे में हो सकता है कि वह जोन्स कोई और हो, लेकिन यहां उन्होंने यह साबित करने का प्रयास किया, और मित्रों ने भी ऐसा अभिकथन दिया कि उन्होंने भी यही समझा कि इन्हीं के बारे में यह खबर छपी है। और यहां जब कोर्ट के सामने यह मामला आया तो यह वहां रखा गया कि प्रतिवादियों के द्वारा कि यह एक परिकल्पना के आधार पर था, और जो नाम था वह काल्पनिक था, हमारा आशय नहीं था इनको वहां पर अपमानित करने का, मानहानि कारित करने का। फिर भी यहां पे न्यायालय ने यह कहा कि आशय महत्वपूर्ण नहीं है, यहां तक कि बिना आशय के अगर आपने ऐसा कोई प्रकाशन किया है और किसी की मानहानि हो रही है तो माना जाएगा कि आपने ऐसा किया है और आप उसके लिए उत्तरदायी हैं। लेकिन भारत में स्थिति थोड़ी अलग है। मद्रास हाई कोर्ट ने एक केस था टीबी रामा अय्यर और आमिर अहमद का, जिसमें ऐसा कहा गया था कि कोई अगरबत्ती का व्यवसाय कर रहा था कि वह अफीम की तस्करी कर रहा है, और ऐसी कोई खबर छपी, और उसके बाद जब उसने वाद लाया तो वहां पर जो प्रकाशक थे उन लोगों ने यह रखने का प्रयास किया कि आशय नहीं था। तो यहां मद्रास उच्च न्यायालय ने कहा कि आशय का होना यहां आवश्यक नहीं है, और जब आपने दुराशय से ऐसा नहीं किया गया है तो हम यहाँ पर इंग्लिश विधि को नहीं देख रहे हैं कि जिसमें आशय का होना जरूरी नहीं है। कई बार आप ऐसा सद्भावना पूर्वक भी कर सकते हैं। तो इस वाद में ऐसा हुआ था कि उन्होंने एक कोरिजेंडम भी छापा था और उसमें सुधार भी किया था। तो न्यायालय ने यह कहा कि नहीं, प्रतिवादी जो है वो उत्तरदायी नहीं होंगे। तो यह वाद जो था भारत में, सुब्बा राव का वाद, अय्यर का वाद, तो ये उससे थोड़ा सा अलग था। और तीसरा यह होता है कि कथन को प्रकाशित भी होना चाहिए। जब तक वह प्रकाशित नहीं होगा, और प्रकाशन का अर्थ होगा कि यह अन्य व्यक्तियों को किया गया है, जब तक यह अन्य व्यक्तियों को नहीं किया जाता है तब तक ऐसा नहीं माना जाएगा कि यह कोई प्रकाशन है। तो इसीलिए जब भी हम इसके बारे में बात करते हैं तो कुछ अपवाद भी आते हैं, और ऐसे अपवादों में एक अपवाद बहुत विशेष रूप से आता है जिसके बारे में जानना चाहिए, वह होता है विशेषाधिकार का। तो जो विशेषाधिकार का अपवाद होता है, इसमें ऐसा होता है कि जैसे हम जानते हैं कि जो अनुच्छेद 105 है हमारे संविधान का, और 194(2) है, 105(2) और 194(2), तो यह जो एक प्रिविलेज की बात करता है, और यह प्रिविलेज जो होता है वह एब्सोल्यूट प्रिविलेज की कैटेगरी में आता है। और एब्सोल्यूट प्रिविलेज की कैटेगरी में आने की वजह से यह होता है कि जो भी संसद के सदस्य होते हैं, जो भी विधानसभा के सदस्य होते हैं, अगर उन्होंने उस विधानसभा में या संसद में जो भी कथन किया है, भले ही वह अपमानजनक हो, उसके लिए उनको उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है, उनके विरुद्ध कोई वाद नहीं लाया जा सकता है। तो यह एक अपवाद है मानहानि का। तो यह एक एब्सोल्यूट प्रिविलेज है, यह एक एब्सोल्यूट। इसी तरह एक क्वालिफाइड प्रिविलेज भी हो सकता है। तो क्वालिफाइड प्रिविलेज के संदर्भ में यह होता है कि यहां पर कुछ कंडीशन होते हैं, कुछ कंडीशन होते हैं, तो उन कंडीशंस के आधार पर ही यह तय किया जाता है कि यहां अपमान हुआ या नहीं हुआ। जबकि अगर एब्सोल्यूट प्रिविलेज की बात करते हैं तो यहां दुराशय होने के बावजूद भी आपको उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है। लेकिन जहां पर कंडीशनल प्रिविलेज होता है वहां पे दुराशय नहीं होना चाहिए। अगर आपने सद्भावनापूर्ण तरीके से किया है तभी माना जाएगा कि आपको इस तरह का बचाव मिलेगा, अन्यथा आपको बचाव नहीं मिलेगा। इसी तरह एक और अपवाद होता है जो होता है आपको सत्य का। सत्य, अगर आपने सत्य बात कही है, ट्रुथ, जस्टिफिकेशन ऑफ ट्रुथ, जो आपने कहा है आप उस पर अडिग रहते हैं, जो भी प्रतिवादी है, और वह कहता है न्यायालय के समक्ष कि हां हमने कहा है और यह सत्य है, और उसको जस्टिफाई भी किया जाए। सिर्फ बोलने से सत्य है ऐसा नहीं होता है। जब आप उसको साबित करेंगे कि हां जो भी कथन किया गया वह सत्य था, तो सत्य कथन भी एक अच्छा बचाव माना जाता है, और उसमें प्रतिवादी प्रतिकर देने से बच सकता है। दूसरा जो एक अपवाद होता है इसमें, वह होता है उचित टीका टिप्पणी, फेयर कमेंट। तो फेयर कमेंट भी
कई बार एक अपवाद होता है। जैसा कि हम देखते हैं कि कई बार उच्चतम न्यायालय का कोई निर्णय आया और हम उसको क्रिटिसाइज करते हैं, तो हमने उसको क्रिटिसाइज करने में बहुत सारी ऐसी बातें की जो हो सकता है उस न्यायाधीश को लगे कि अपमानजनक है, लेकिन चूंकि यह एक फेयर क्रिटिसिज्म है तो वहां मानहानि का मामला नहीं बनता है। तो उचित टीका टिप्पणी भी कई बार की जाती है प्रकाशन के संदर्भ में, कई बार न्यायालय के निर्णय के संबंध में, कई बार समाज में घटित हो रही घटनाओं के संदर्भ में। तो जब भी उचित टीका टिप्पणी की जाती है और उसमें किसी का अपमान अगर नहीं हो रहा है तो यह भी एक अच्छा बचाव माना जाता है मानहानि के अपकृत्य के केसों में। तो हमने देखा कि क्या महत्वपूर्ण तत्व हैं और क्या ऐसी परिस्थितियां हैं जिनमें इनसे बचाव भी मिलता है प्रतिवादियों को। इन्हीं शब्दों के साथ इस अध्याय को समाप्त करते हैं। बहुत धन्यवाद आप सभी का। Hi, my name is Gillette Sam and I teach sociology at IIT Kanpur. One of the things you must have noticed if you read or if you talk to people around you is that they often refer to something called globalization, or they often say we live in a global world. What does this mean? Today I'll tell you about how to think about globalization or interpret the word global in a sociological manner. When sociologists refer to globalization, they refer to three things. The first is that that it involves transplanetary processes, which means that something is going on across multiple borders, right? The second is that it involves heightened liquidity and interconnected flows. Now, by liquidity, and this is a term that was coined by the sociologist Zygmunt Bauman, we refer to the increasing interconnectedness of things across the globe, but we also refer to increasing instability across the world, which means that potentially something that is occurring many kilometers away from you actually influences the place that you live in. So, if there is a natural disaster happening in one part of the world, maybe that causes people to migrate from that area and they come and settle where you stay. So, that is what we mean by liquidity. And of course, when we are talking about liquidity, we are talking about things that are really moving from one place to the other. Now, the third aspect, and this is something that you may not conventionally come across in the way people use globalization, is that of structures. So, let's take an example. Supposing I, as an Indian citizen, wish to visit a foreign country. Let's say I want to go to South Africa. Can I just pick up my bags and hop on the next plane and go to South Africa? Any logical person is going to say, no, wait, you need to have documents such as your passport or visa. Now, this passport or this visa is a representation of the larger structure that governs how people move across borders. So, we have things like border control, national security agencies that consider what kind of people are going to move from one place to the other, correct? So, when we think about globalization, an average person typically tends to think about things moving or people moving from place to place. As sociologists, we also consider that there are structures that facilitate or direct this movement across multiple borders.